नमस्कार, मैं रविश कुमार महाराष्ट्र के बीड जिले के बोरखेड़ गांव से एक किसान राजे भोसले ने हमें फोन किया। राजे 2 दिनों से प्राइम टाइम पर भूमि अधिग्रहण को लेकर हो रही बहस सुन रहे थे, लेकिन राजे को लगा कि एक बड़ी कमी इस बहस में रह गई है। भूमि अधिग्रहण बिल की बातों को लेकर आदर्शवादी दावे हो रहे हैं या फिर आलोचना हो रही है, लेकिन जमीन पर किसान क्या भुगतता है वो इसका हिस्सा नहीं बन पा रहा। हालांकि मंगलवार के प्राइम टाइम में हमने कुछ किसानों के अनुभव शामिल किए थे, फिर भी राजे भोसले का व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो आपको राजे की आप बीती पहले बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2003 में बोरखेड़ स्टोरेज टैंक के लिए राजे भोसले की 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होता है। मुआवजे की राशि तय होने से पहले ही जमीन का अधिग्रहण हो गया। राजे 3 साल तक अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों को अपने खर्चे पर खेत तक ले गए। तब जाकर 2006 में 3 साल बाद 2 विभागों ने मिलकर उनकी जमीन की नापी ली, मगर कीमत तय नहीं हो सकी। इस बीच उनकी जमीन पर टैंक बनाने का काम 75% पूरा हो गया। 7 साल बाद यानी 2013 में मुआवजे की राशि तय हो गई। राजे भोसले और अन्य किसानों की जमीन के लिए मुआवजा तय हुआ 1 करोड़ 9 लाख रुपए, लेकिन पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए जो राशि जिले में मंजूर थी उसका आधा हिस्सा टैंक बनाने पर खर्च हो चुका है। लिहाजा मुआवजे की राशि के लिए नई फाइल बनी और मंजूरी के लिए बीड जिले से औरंगाबाद जिले के लघु जल संसाधन के सर्किल दफ्तर भेजी गई। वहां पर फाइल 8 महीने से पड़ी है। अगर औरंगाबाद सर्किल ऑफिस से क्लियर भी हो जाती है तो इसे पुणे के डिवीजन ऑफिस में भेजा जाएगा। पुणे से फाइल औरंगाबाद के जल संधारण बोर्ड के पास आएगी और वहां से मुंबई मंत्रालय जाएगी। मुंबई के मंत्रालय से प्रोजेक्ट की राशि क्लियर होकर बीड आएगी, तब जाकर राजे भोसले को मुआवजा मिलेगा। फोन पर बातचीत के कारण कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीड से औरंगाबाद की दूरी 135 किलोमीटर है। औरंगाबाद से पुणे की दूरी 250 किलोमीटर। चूंकि फाइल पुणे से औरंगाबाद होकर मुंबई जाएगी, इसलिए आपको बता दें कि औरंगाबाद से मुंबई की दूरी 550 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। 10 साल में राजे भोसले की फाइल सिर्फ 135 किलोमीटर चल सकी है। अब आते हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण पर अपने वरिष्ठ सहयोगियों की एक बैठक बुलाई। सुबह इस बैठक में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू समेत कई बड़े मंत्री थे। अकाली दल और शिवसेना के साथ उसके अलावा सरकार की एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को अलग अलग बुलाकर बात करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। शरद पवार सबसे पहले मिलने वालों में से हैं। साफ है कि सरकार अब इस बिल को लेकर उस रूप में नहीं ला पाएगी जिस रूप में चाहती थी, पर जो नया बिल आएगा, क्या किसान या विपक्षी दल उससे संतुष्ट हो जाएंगे? इसी के साथ सरकार ने यह भी तय किया कि वह विपक्षी दलों के प्रचार का जवाब देगी। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पत्रकारों के बीच अध्यादेश की कॉपी लेकर आ गए और बताने लगे। वैसे यह काम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को करना चाहिए था, जिनके मंत्रालय का यह बिल है। हम पत्रकारों की थोड़ी आदत भी है हर बात में कमी निकालने की, लेकिन जो सरकार की तरफ से नितिन गडकरी ने कहा उसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि यूपीए सरकार ने ही 13 एक्ट में सामाजिक असर के अध्ययन को नहीं रखा था। इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। गडकरी ने कहा कि कानून की 4थी अनुसूची में इस अध्ययन को यूपीए ने हटाया, एनडीए ने नहीं। लेकिन वित्त मंत्री ने तो ब्लॉग में लिखा था कि सामाजिक असर के अध्ययन जैसे प्रावधानों से कई प्रोजेक्ट को पूरे होने में वर्षों लग जाएंगे। इससे विकास की रफ्तार कम हो जाएगी। तब भी ये बात लिख सकते थे कि यूपीए ने हटाया और हमने नहीं। पर खैर, सरकार बार बार जोर दे रही है कि उसने मुआवजे और पुनर्वास को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। नितिन गडकरी ने अध्यादेश के 10A को पढ़कर बताया कि जमीन राज्य और केंद्र दोनों की सूची में आती है, समवर्ती सूची में भी आती है। गडकरी जी ने कहा कि सहमति का जहां तक प्रश्न है वो राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर है। हमने यह सुझाया, वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सीमावर्ती इलाके में रक्षा उत्पादन जैसे प्रोजेक्ट के लिए सहमति और सामाजिक असर के अध्ययन की शर्त की जरूरत नहीं होगी। गांव में बिजली, सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाओं के लिए सहमति और सामाजिक अध्ययन की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी ने एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया हम पत्रकारों के माध्यम से कि इस देश में 80% भूमि का अधिग्रहण सिंचाई योजनाओं के लिए होता है। जो भूमि अधिग्रहण की जाती है उसमें से 80% सिंचाई योजनाओं के लिए अधिग्रहित होती है। 2000 एकड़ का प्रोजेक्ट मान लीजिए कि है, लेकिन सिंचाई परियोजना से 3 लाख एकड़ तक किसानों को फायदा होता है। अगर हम 80% सहमति के बाद 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो देश के गरीब किसानों को पानी देने के लिए कोई प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं? राजे भोसले की व्यथा कथा जो पहले सुनाई उसे भी याद रखिएगा।
खैर, शाम तक अखिलेश शर्मा ने खबर दी हमारे सहयोगी ने कि सरकार कुछ बदलाव के लिए तैयार हो गई है। उनके सूत्रों के मुताबिक बिल के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन किए जा सकते हैं। विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जा सकती है। पीपीपी मॉडल के तहत जमीन पर मालिकाना हक सरकार का होगा, प्राइवेट कंपनियों का नहीं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सड़क से 1-2 किलोमीटर जमीन का ही अधिग्रहण होगा। 50-60 किलोमीटर या उससे ज्यादा बताया जा रहा था, ऐसा नहीं होगा। सामाजिक ढांचे के तहत सिर्फ सरकारी स्कूल अस्पताल बनेंगे, निजी स्कूल अस्पताल वगैरह नहीं बनेंगे। सहमति और सामाजिक प्रभाव अध्ययन यानी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के प्रावधान और स्पष्ट किए जाएंगे। संशोधनों के लिए आरएसएस सहयोगी दलों और किसान संगठनों, विपक्षी दलों से बातचीत जारी है। प्राइम टाइम में आज से 2 ही मेहमान हैं ताकि विस्तार से बात हो सके। आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव और बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी हैं हमारे साथ। योगेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया हम आपसे, ये जो अखिलेश शर्मा की मार्फत से जो ये खबर आई है कि सरकार कुछ बदलाव करने के लिए तैयार है, जैसे वो भाषा बदल देगी और जो पीपीपी मॉडल के तहत जमीन ली जाएगी उस जमीन की मालिक कंपनियां नहीं होंगी, सरकार होगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सड़क से 1 या 2 किलोमीटर जमीन का ही अधिग्रहण होगा और सोशल इंस्टीट्यूशंस की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बनेंगे, निजी स्कूल निजी अस्पताल नहीं बनेंगे, जिनके बारे में अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि क्या प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल के बिना आप स्मार्ट सिटी की कल्पना कर सकते हैं। इस बदलाव पर आप संतुष्ट हैं? जी नहीं रवीश, मैं थोड़ा निराश हूं। देखिए, अच्छा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट था कि सरकार जहां पहुंची है उसको पीछे हटना ही पड़ेगा। हटना इसलिए पड़ेगा कि कोई देश का एक किसान नेता सरकार के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के किसान नेता बोलने को तैयार नहीं है। और आप कैमरा ऑफ कर दें तो इस पार्टी के मंत्री इस बिल के बारे में क्या कह रहे हैं मैंने अपने कानों से सुना है। आप सब जानते हैं हकीकत क्या है, तो पीछे तो इन्हें हटना ही पड़ेगा। मैं निराश जिस बात से हूं वो ये कि पीछे हटने में भी वो जो बुनियादी चीज नहीं कर रहे हैं। क्या? वो जो इस अध्यादेश में जो बेसिक दिक्कत है कि वो पिछले प्रावधानों को ठीक करने की बजाय एक पिछला दरवाजा खोल रहा है एग्जेम्पशन का, एक बाईपास बना रहा है। ये बाईपास बनाने का मामला ही गलत है। देखिए, 120 साल से इस देश के अंदर अधिग्रहण हुआ। जो आपने राजीव भोसले की कहानियां सुनाई, वैसी कहानियां हर गांव हर घर में है। मैं तो सुन सुन के मतलब इतनी दारुण व्यथा होती है। मैं 3 दिन पहले रोज का मेव गांव में था या मेवात में। 4 साल से वहां के किसान धरने पे बैठे हैं। मैंने सोचा कितनी बड़ी बात है। उससे अगले दिन मैं सोनीपत में पहुंचा तो 9 साल से धरने पे बैठे हैं वो राई गांव के अंदर लोग। इतनी बुरी अवस्था है। 120 साल के बाद एक न्यूनतम इस देश की संसद में एक कंसेंसस बनी थी। वो कांग्रेस का बिल नहीं था, बीजेपी का नहीं था, सब लोगों ने मिलकर बनाया था। एक बार कम से कम इस देश की सबसे बड़ी पंचायत 2-3 साल सचमुच इन लोगों ने चर्चा की थी और तय किया था कि भाई बिना रजामंदी के, बिना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के, और वो अध्ययन नहीं है उसका उस अध्ययन से फायदा ये होता है कि किसान को छोड़ के बाकी लोगों को भी मुआवजा मिलता है, और बिना ये देखे कि इसका फसलों पे क्या असर पड़ेगा, इन तीनों के बिना हम कोई अधिग्रहण नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बाकी चीजें थी, इसमें क्या कितना समय लगेगा इत्यादि। अगर केंद्र सरकार ये कहती कि देखो समय ज्यादा लग रहा है, हम समय अवधि थोड़ा सा कम कर देते हैं, कहती कि ये नियम थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया, इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं, तो ऐसी चीजों पे बातचीत हो सकती थी। ये जो तरीका है कि आप बाईपास बना दो, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको इन तीनों चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा, वो तो 120 साल के बाद हुई बेसिक चीज की भावना को खत्म कर देता है। तो मैंने बार बार कहा है, अगर कानून का संशोधन नहीं है तो कानून की हत्या है। ठीक है, अगर आपको पिछला कानून 2013 और ये जो बदलाव की बात याद है, तो क्या आप इसमें नितिन गडकरी की कोई बात पकड़ सकते हैं जब वो कह रहे हैं कि यूपीए ने ही 13 एक्ट में सामाजिक असर के अध्ययन को नहीं रखा था, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, और कानून की जो 4th शेड्यूल है उसमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को यूपीए ने हटाया था, हमने नहीं हटाया था। क्या वो सही कह रहे हैं? एक तो नितिन गडकरी जी ये बात गलत कह रहे हैं। अगर आपकी बात से मैं ठीक समझ पाया कि वो जहां कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि सरकार के पास जमीन रहनी चाहिए तभी हम करेंगे, ये तो इनके ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, इसमें क्या बदलाव कर रहे हैं, तो बिल्कुल पहले दी हुई चीज है। दूसरा ये कहना कि
सेक्शन की चैप्टर 4 से एग्जेम्पशन किसने दिया, वो फिलहाल मुद्दा नहीं है। फिलहाल जो मुद्दा है कि चैप्टर 1, 2, 3 से एग्जेम्पशन कौन दे रहा है। ये जो इसका प्रावधान है, जैसे पूरी बात तो मैं जब मंत्री जी का स्टेटमेंट देखूंगा तभी ठीक है। नहीं, उनका मैं मुझे लग रहा है जो कि उन्होंने शुरुआत कहा से ही है वो वो स्कर्ट वर्ड कर बाय रहे हैं। वर्ड मैंने ट्रांसक्राइब करके ही मैं पढ़ रहा हूँ, जो वर्ड बाय वर्ड, ताकि इसमें कोई चूक ना हो जाए। फिर भी इसमें संभावना हो सकती है, खैर कोई बात नहीं। सुधांशु जी, मेरा आपसे एक सवाल है। एक राजे भोसले का उदाहरण मैंने दिया और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो नौकरशाही इस तरह से लापरवाही करती है। इस बिल में उसका कोई एड्रेस नहीं है कि 13-13 साल तक किसी की जमीन पर प्रोजेक्ट बना लीजिए और उसका एक मुआवजा अपने ही स्कूटर गाड़ी से वो किसान। अब मैं समझ सकता हूं कि वो बीड से एनडीटीवी के दफ्तर फोन करने के लिए कितनी मेहनत की होगी उसने कि एक सही समय पे मैं मिल भी जाऊं और बात करने के लिए, तो वो इसका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी ने एक बात कही कि जो अधिग्रहण हो रहा है 80% सिंचाई की योजनाओं के लिए होता है और 2000 एकड़ डैम के लिए अगर हम सहमति लेने लगे तो नहीं लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ज्यादा किसानों को लाभ नहीं दे पाएंगे। तो जब आप मेजर अधिग्रहण के लिए आपने सहमति या सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को हटा ही दिया तो फिर बचा क्या सर? देखिए, क्या ये मामला सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए अधिग्रहण को लेकर तो नहीं है ना? सरकार भी जो अधिग्रहण कर रही है उसमें भी तो नाइंसाफी है। वो राजे भोसले का मामला तो सरकार के अधिग्रहण का ही है, किसी भी पार्टी की सरकार हो। जी देखिए, ये जो भी मैं इस बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई प्राइवेट कंपनी या किसी कारपोरेट हाउस को सरकार इन प्रावधानों के तहत जमीन लेकर देने वाली नहीं है। वो केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जिनको हमने डिफाइन करके हम उस शेड्यूल में ला रहे हैं, उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके डिफेंस से लेकर और हाउसिंग में भी स्पष्ट कर रहा हूं, पुअर एंड अफोर्डेबल यानी निर्धन आयु वर्ग और जो सामान्य वर्ग के मकानों को हम लेके आ रहे हैं। जैसे अभी योगेंद्र जी ने एक बात कही थोड़ा विनोदपूर्ण ढंग से कि भाई हमारे ही बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड में कैमरा हटा लिया जाए तो ये बोलते हैं, तो मैं उस पर विनम्रता से कहूंगा कि बाकियों को तो ऑफ द रिकॉर्ड छोड़िए, ऑन द रिकॉर्ड 27 जून 2014 को विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों ने क्या बोला है केंद्र सरकार की सामने, वो बातें एकदम साफ है। हाँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि किसानों के साथ बर्ताव हुआ, सही बात है, गलत हुआ है। जो करुण कथा की बात आपने कही है, हाँ, नहीं तो उसका क्या प्रोविजन है? आपके एक्ट में कोई प्रोविजन है क्या? बता दीजिए। कोई प्रोविजन है कि राजू भोसले को 10 साल में जो उसको मुआवजा नहीं मिला वो मिल जाएगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी वो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश का नहीं दे रहा हूं। बताइए उसका क्या? ये सरकारों की संवेदनशीलता का विषय है। किसान हो या शहीद होने वाला जवान हो, उसको वो उचित मुआवजा और सही ढंग से बात सिर्फ मुआवजे की नहीं है सुधांशु जी। आप कह रहे हैं कि मुआवजे से छेड़छाड़ नहीं की है, के प्रावधान है, इंप्लीमेंट करना राज्यों का काम है। यदि अनुप्रयोग कोई भी राज्य हो, लेकिन जब आप कानून बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, राज्य सरकारों के पास वो कानून है, वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। देखिए, जब आप कानून बना रहे हैं और आपको मालूम है कि अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग हकीकत है, तो उसका कोई किसानों का कोई व्यवस्था करेंगे। और ये जो अधिग्रहण का मामला है, एक सेकंड सुधांशु जी, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए अधिग्रहण हो रहा है, उसके खिलाफ नहीं है। सबसे ज्यादा अधिग्रहण तो सरकार करती है। सरकार की जो दादागिरी चल रही थी उसको रोकने के लिए यह बनाया गया था। अगर सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए सड़क के लिए जमीन लेना चाहती है तो कोई, इसलिए आपको वो पूरा हक राइट नहीं मिलता है कि आप सहमति या सामाजिक असर के अध्ययन को गायब कर देंगे क्योंकि सरकार चाहती है। यह कानून तो सरकार की मर्जियों को रोकने के लिए भी तो बनाया गया था ना। जी देखिए, सरकार किसी भी चीज पे अधिग्रहण कर ले या अधिकार सरकार को भी नहीं होना चाहिए, वो निर्धारित बिंदु होने चाहिए। जैसे मैंने कहा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अगर नहर बनानी है गांव में सड़क निकालनी है, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। गांव में बिजली लानी है, गांव में स्कूल बनाना है, तो किसी न किसी की जमीन तो अधिग्रहित होगी ही। और वहां पर सरकार ने उसको विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखने का काम किया है। और जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहूंगा, तो आप सोचिए, खराब है। हाँ। आप सोचिए कि वो पार्टियां जिन्होंने ये कहा कि वो किसान मजदूर की सबसे बड़ी हितैषी है, कम्युनिस्ट पार्टियां सिंगूर और नंदीग्राम में वो बात सही है बनाने के लिए, वो छोड़िए, आज जो पार्टियां विरोध कर रही हैं आपका, देखिए आज उनका भी रिकॉर्ड खराब है, आपका भी रिकॉर्ड खराब है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी सरकारों का भी रिकॉर्ड खराब है, कांग्रेस की भी सरकारों का रिकॉर्ड खराब है। ऐसी कोई सरकार मेरी नजर में नहीं है जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। इसको छोड़ देते हैं। मैं पूरी विनम्रता से एक बात वाक्य पूरा करना चाहूंगा। जो उन्होंने किया, जितना बर्बर काम सिंगूर नंदीग्राम में किया,
वो कम्युनिस्टों की सरकार ने किया। वो ठीक है, लेकिन भट्टा अब जो परसौल सरकार में कर रही सपा है ना, की सरकार थी जो कहते थे बोल मजूरा सर, मैं हल्ला पीछे बोल नहीं बोल जाना किसानों चाहता। हल्ला अब जो बोल। आप कर रहे हैं, आप मुझे टप्पल में बताइए उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी जो दलित की बात करती थी, और हाँ। कांग्रेस ने तो अपने निजी परिवार के दामाद क्या के लिए इसलिए आप राजस्थान और कोई भी हरियाणा में बात ले कर लिया। सकते हैं? और क्या अंत इसलिए में आप एक कोई भी बात कर सकते हैं? नहीं, एक और बात कहूंगा। एक चीज जोड़ना आपको एक- चाहता हूं मैं इसमें। हाँ जी योगेंद्र जी, आप बोल लीजिए। राजू भोसले वाली बात पे एक चीज मैं कहना चाहता हूं ताकि त्रिवेदी जी उसका भी उत्तर दे दें। देखिए, राजीव भोसले के पास पुराने कानूनों के अंदर कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। उसकी जो व्यथा थी वो व्यथा थी। ये जो 2013 का कानून था, इसमें एक बहुत खूबसूरत क्लॉज था। ये 87 सेक्शन था। 87 सेक्शन कहता था कि राजीव भोसले को जिस तरह से हैरेस किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, वो सीधा मुकदमा कर सकता था विभागाध्यक्ष पे, और जिस डिपार्टमेंट ने उसकी जमीन एक्वायर की उसके विभागाध्यक्ष को माना जाएगा कि गलती उसकी है, और विभागाध्यक्ष को साबित करना पड़ता कि मैं इसको तंग नहीं कर रहा हूं, तो सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती। अब पता है ऑर्डिनेंस ने क्या किया है? ये सब चीजें हमने डिस्कस भी नहीं किया इस ऑर्डिनेंस के बारे में। इस ऑर्डिनेंस ने उस 87 सेक्शन को हटा के एक उल्टा नियम बनाया है। वो उल्टा नियम ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपको तंग करे, प्रताड़ित करे, कुछ भी करे, इस कानून का दुरुपयोग करे, उसके बावजूद आप उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकते। उस पर मुकदमा करने के लिए आपको राज्य सरकार की सैंक्शन चाहिए। तो अब आपके राजीव भोसले को एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। बताइए सुधांशु अब उसको मुंबई सचिवालय जाना पड़ेगा अपने ये, और बिल्कुल मैं बता रहा हूं 87 नंबर क्लॉज जिसको इन्होंने चेंज किया, मेरी आंख के सामने पड़ा है वो। बताइए सुधांशु जी इस पॉइंट पे। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा। हाँ। इस ढंग के क्लॉजेज जिन जिन विषयों में डाले गए, हाँ। कि जिम्मेदारी आप दूसरे से आरोप लगा, अब जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले की नहीं, आरोप सिद्ध करने वाले की है। पिछले 67 सालों का इतिहास देख लीजिए। हरिजन एक्ट हो, दहेज प्रताड़ना एक्ट हो, या आज जो एक्ट आ रहे हैं, क्या उनका दुरुपयोग अधिक हो रहा है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कितना उपयोग और कितना दुरुपयोग हो रहा है? विकास के कार्य में यदि आप इस प्रकार के एक्ट को डालेंगे तो क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती, जहां राजनीतिक दलों का सीधा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वो सब तो उदाहरण मैंने व्यक्तिगत वाले दिए, यहां तो सीधे सामाजिक वर्गों, तो सर फिर आप राजनीतिक इस दलों के कानून हित को ही होंगे। खत्म कर दीजिए अगर विकास के लिए इतना दिल पे हाथ जरूरी रख है। के आप ये भी बोलिएगा कि सुषमा स्वराज जी और राजनाथ जी उछल उछल के इसके पक्ष में क्यों बोल रहे थे एक साल पहले, ये भी जरा दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। उनकी स्पीच पढ़ लीजिए आप क्या क्या बोल रहे थे। सुषमा स्वराज जी और राजनाथ जी इन सब क्लॉजेस के पक्ष में इतना बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये तो अभी नरम है, इसको और सख्त बनाना चाहिए। सुधांशु, मेरी इस क्या बात हुआ का सर? जवाब दिल पे हाथ आपने रख के नहीं बोलिए दिया। ना। सुधांशु, आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि जब सरकार सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसको सारे क्लॉज के बहाने लगभग जितना अधिग्रहण होता है उसने सरकार ने अपने लिए छूट ले ली है। अब मुझे यह बता दीजिए कि वो कौन से ऐसे काम हैं, अधिग्रहण वाले प्रावधान हैं, जिसमें सहमति जरूरी होगी, जिसमें सामाजिक असर का अध्ययन जरूरी होगा, क्या क्या नहीं होगा वो तो आप बता दिए। अब बता दीजिए कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बच जाता है कि जिसमें सहमति जरूरी है, ये उस बिल में है कि नहीं है, वो बता दीजिए मुझे, वो क्या है। देखिए, कोई भी व्यावसायिक हित का प्रयोग जो होगा प्रोजेक्ट, उसके लिए सहमति की जरूरत होगी। कोई भी ऐसी चीज जिसमें उस जमीन को आर्थिक संसाधन बनाकर आर्थिक आय का स्रोत चाहे सरकार या निजी संस्थान अपने हित में प्रयोग करना चाहेगा तो होगी। परंतु यदि रेलवे लाइन बन रही है या सड़क बन रही है तो ये किसी संस्थान या सरकार के आर्थिक आय का स्रोत नहीं बन रही। यदि वहां हम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं, अपना परमाणु अस्त्र रखने की जगह बना रहे हैं, तो ये कोई आय का स्रोत नहीं है। दोनों में अंतर है। देखिए, लाभ यदि पाना चाहते हैं किसान को लाभ का हिस्सा दीजिए, पर यदि लाभ नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, तो वहां पर लाभ की बात को लाना थोड़ा युक्ति संगत नहीं लगता। ठीक है योगेंद्र जी, आप इस बात पे कुछ कह रहे थे जी। देखिए, बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं और बहुत गंभीर मुद्दे पे हैं। सुधांशु जी कह रहे हैं इस एक्ट में कोई भी एक्विजिशन होगा, इससे किसी को मुनाफा नहीं हो सकता, बहुत जम से कह रहे हैं। ध्यान से रुक जाइएगा सुधांशु जी, ये रिकॉर्ड हो रही है बात आपकी मेरी, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पांचों के पांचों प्रोविजन मेरी आंख के सामने इस वक्त हैं। पांचवें प्रोविजन में तो लिखा गया है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में तभी मिलेगा अगर जमीन की मालिक सरकार है, यानी कि वहां पे भी मुनाफा प्राइवेट ले सकता है। जमीन की मालिक सरकार हो तभी पीपीपी प्रोजेक्ट में एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी चारों में तो ये भी नहीं लिखा है सर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन बनाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कौन पैसा कमाएगा, भारत सरकार कमाएगी। ये अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फॉर द पुअर दो अलग अलग चीजें हैं सर।
अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब यदि मुझे एसएफएस की जरूरत है और कोई कंपनी मेरे लिए एसएफएस बनाती है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग है कानून की निगाह में। और ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चीज शामिल है और उससे प्राइवेट मुनाफे पे कोई पाबंदी नहीं है। सुधांशु जी, एक चीज और ध्यान दिला दूं आपको, आपकी सरकार ने इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से प्राइवेट की भाषा को बढ़ा दिया है। दरअसल पहले प्राइवेट अस्पताल शामिल नहीं थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस शामिल नहीं थी, आपने कहा है कि इस बार शामिल करो। और यही संकेत आ रहे हैं कि पहले सरकार संविधान में भाषा थी, पहले, अरे उस संकेतों की बाद में बात करेंगे ना, अभी तो सुधांशु जी कह रहे हैं कि इस बिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। संकेत तो जब आएंगे, संकेत एक दिन टेलीविजन को इशारा करने के लिए किए जाते हैं और सचमुच जो होता है वो दूसरी चीज होती है। मैं तो अभी जो आंख के सामने उस पर बोल रहा हूं। एक्ट में कहा गया था प्राइवेट कंपनी, मूल एक्ट में भी प्राइवेट कंपनी के लिए अधिग्रहण की इजाजत थी, इन्होंने कंपनी शब्द का विस्तार करके उसे प्राइवेट एंटिटी बना दिया है। आपके हिसाब से क्या अंतर हो गया इसमें, खेल क्या हो गया? पार्टनरशिप के लिए भी किया जा सकता अगर आप हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए बता सकें कि कंपनी से एंटिटी करने में खेल क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई इसमें? खेल ये हो गया है कि प्राइवेट कंपनी जैसे ही आप कहते हैं तो आप केवल उन प्राइवेट लोगों के लिए कर सकते हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड कंपनी हो। अगर कोई प्राइवेट दुकान है, कोई लालाजी चला रहे हैं, कोई ट्रस्ट है, तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ऐसी अनेक एंटिटीज होती हैं, उन सब के लिए आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। अब इस सरकार ने तो पूरा परनाला ही खोल दिया है, आप किसी चीज के लिए अधिग्रहण कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की जगह प्राइवेट एंटिटी आपने क्यों किया? देखिए, यहां पर थोड़ा समझने की, और हो सकता है जाने में है या अनजाने में है, ये अलग विषय है। जैसे अभी इन्होंने ये बात कही कि साहब प्राइवेट एंटिटीज को भी आप देंगे हाउसिंग के लिए, और अफोर्डेबल और पुअर को आपने कैसे डिफाइन किया। मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, जिसको बड़े बड़े विला बनाने हैं, अमीर लोगों के लिए मकान बनाने हैं, किसानों से 4 गुनी कीमत पे ले, सारी शर्तें पूरी करे और उसके बाद बनाए। पर ये गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जिसको 10 लाख और 20 लाख का मकान चाहिए, अगर हम उसको कहाँ मिलता है सर, कहाँ 10 लाख में घर मिलता है? वो सरकार ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जाके देखिए कि प्राधिकरणों ने ही अधिग्रहण किया है और उन प्लॉट पे कोई 10 लाख का फ्लैट नहीं है। कहाँ मिलता है? आप 50 लाख, आप मुझे गारंटी कीजिए कि कैसे मिलेगा। नहीं, ये आदर्श बात आप कर रहे हैं, आप कानून में गारंटी करके दीजिए ना कि 10 लाख से ज्यादा उन प्लॉटों पे मकान बिकेगा ही नहीं, कौन बनाएगा? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मुझे वाक्य पूरा कर लेने दीजिए। यदि वो 4 गुनी कीमत पे होगा तो वो 50 लाख का फ्लैट जिस दिन 2 करोड़ पे आएगा तो आपने मध्यम वर्ग के तो हाथ से, रेंज से ही बाहर कर दिया उसको, फिर वो सिर्फ अमीर वर्ग के हाथ में आ जाएगा। तो आप ये भी सोचिए ना कि हम पुअर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को भी अगर उस श्रेणी में डाल देंगे तो वो कीमत निर्माता कहां से वसूलेगा? निर्माता तो उपभोक्ता से ही वसूलेगा। तो अगर हम उपभोक्ता से वसूलने लगा तो हमने उपभोक्ता को तो उस परिधि से बाहर कर दिया।